हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बीनू देवल मैम, जिन्होंने आरएस 2018 में रैंक 8 हासिल की है, आज हम उनके घर पे हैं और इस वीडियो के अंदर हम उनकी स्ट्रेटेजी को जानेंगे और उनके बारे में उन्होंने किस टाइम टेबल को फॉलो किया और उनके रिगार्डिंग वो सारी बेसिक जानकारी जो आम स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन स्टोरी का काम कर सकती हैं और बाकी वे स्टूडेंट जो कि आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को देर तक देखिएगा और चलते हम मैम की स्ट्रेटेजी को जानते हैं और उनके बारे में सारे डिटेल को देखते हैं। सो चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैम के बारे में जानेंगे, मैम की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और मैम ने अपनी स्टडी कहाँ से की। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सो मैम, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने इस बेहतरीन रैंक को हासिल किया और राजस्थान के लिए भी आप प्राइड का काम कर रहे हो, साथ में हमारे जालोर के लिए भी। सो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, आप अपने बारे में बताइए, लाइक कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि IIT IIM वाला ही ये रैंक को लेके जाता है। आपके बारे में बताइए। नहीं सर, मेरी स्कूलिंग जालोर से ही हुई है। उसके बाद में मैंने अपना कॉलेज जयपुर से किया है, ICG कॉलेज से, और उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में ही मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें मेरे को 600 समथिंग रैंक मिली थी, तो वो रैंक काफ़ी पीछे थी। तो जो मेन RS की जो पोस्ट है वो अलॉट नहीं हो रही थी, अलाइड मिल रही थी, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में मेरी मैरिज हो गई, शादी हो गई। उसके बाद में मैंने सोचा, और उसके साथ साथ मैंने MBA भी किया, मास्टर्स किया उसके बाद में, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में। तो एक बार ये डिलेमा हो गया कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊं या फिर से एक अटेम्प्ट दूं, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहा है कि सिविल सर्विसेज में जाना ही है मुझे। तो सेकंड सोचा कि एक बार तैयारी करके फुल फ्लेज तैयारी के साथ सेकंड अटेम्प्ट भी देती हूँ, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरी रैंक 8 थे, जो आप सबको पता ही है। बहुत ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट और काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो हमेशा कमेंट करते हैं कि सर मैं भी ऐसी परिस्थिति से हूँ कि मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इस बात को भी बोलते हैं कि मेरी शादी हो जाएगी। ये ज़्यादातर गर्ल्स के साथ में होता है और वे बोलते हैं कि इसके बाद में हमारे साथ में क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप मैम से सीख सकते हैं कि इनकी शादी होने के बाद में भी इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और जिस हिसाब से इन्होंने रैंक को हासिल किया, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो मैम, आप हमें ये बताइए कि लाइक ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि रोज़ाना जो 12 घंटे पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आपके टाइम टेबल के अंदर क्या रूटीन था आपका? सर, मेरा कभी घंटों के बेस्ड पे स्टडीज़ नहीं रही। मैंने सबसे पहले जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, दोनों के लिए जो सिलेबस देती है, RPSC हो गया या UPSC हो गया, सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस को अपने टेबल पे रखा साइड में। उसके बाद में मैं टॉपिक्स डिसाइड कर देती थी कि इस दिन में मुझे ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं या पढ़ने हैं। तो उसमें चाहे 8 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, उस हिसाब से मैं करती थी। कभी ऐसा नहीं था कि 12 घंटे ही पढ़ना है। तो क्या होता है कि उसमें आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको 12 आवर्स पढ़ना है, पर अब वो स्टडी कितनी प्रोडक्टिव है वो आपको पता नहीं रहता। तो क्वांटिटी पे मेरा फोकस नहीं था, क्वालिटी पे था फोकस। और मैम, एक सवाल जो कि मुझे सबसे पहले पूछना था वो मैं अभी वापस आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि जब आपका रिजल्ट आया था उस समय जो सबसे पहला आपका रिएक्शन था वो क्या था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा मोमेंट होता है जो अपनी लाइफ में आदमी को भी बोलना नहीं चाहता। लाइक आपने सबसे पहले किसको बताया था और जिस समय आपने देखा था उस समय आपके साथ में क्या रिएक्शन हुआ था? सर, रिजल्ट आया था तब मैं ऊपर थी, मेरी दादी जी के पास थी, क्योंकि एक होता है कि खलबली रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं उनके पास ही बैठी थी। फिर नीचे आई तो मेरे फ़ोन पे मैंने देखा कि लोगों के आ रहे हैं मैसेजेस कि आपकी रैंक 8 थे, आपकी रैंक 8 थे, और फ़ोन आ रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स और सब बोल रहे हैं। पर मैंने कहा नहीं, जब तक मैं खुद नहीं देखती ना मुझे विश्वास नहीं होगा। फिर न्यूज़ में आ गया, फिर मैंने बिलीव किया और वो अनबिलीवेबल है। मतलब आज भी मुझे लग रहा है कि शायद कोई सपना ही है। बाकी आपकी फैमिली में सबका क्या रिएक्शन था, लाइक आपके मॉम का, आपके डैड का वगैरह? मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर, उनका यही था कि मैं कुछ बन जाऊं, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत देखी और वो हमेशा सपोर्टिव ही रहे। तो उनको मुझसे भी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने ये मुकाम हासिल कर दिया। और अब मेरे फादर खुद CMHO है जालोर में, पर वो इस बात पे ज़्यादा खुश है कि अब मुझे बोलेंगे, तेरे नाम से जानेंगे कि ये इनके फादर है। और मैम, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय ज़्यादातर क्या होता है कि ये UPSC हो चाहे PCS हो, इसके अंदर ये जो मोमेंट होता है, इसकी जो जर्नी होती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। और ऐसा बोला जाता है जब 100 मीटर की रेस होती है तो उसमें दौड़ना थोड़ा आसान होता है, और ये क्या मैराथन होती है तो उसमें अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना और जोश को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपके लिए कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जो आपको हमेशा मोटिवेट करता था कि आपको यही करना है? जी सर, मैंने जैसे ये RS की जर्नी है, UPSC का क्या रहता है कि 1 साल का उनका फिक्स्ड होता है, आपको रिजल्ट उसी टाइम में मिलता है। RS के चक्कर में क्या होता है कि आपको
5 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। ये जैसे वैकेंसी है 2018 से थी, तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैंने सोच रखा था कि मुझे करना ही है, ये करो या मरो सिचुएशन है। तो बीच में आते हर दूसरे दिन कभी कभी लगता है कि शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा। फिर अपने कुछ रिलेटिव से बात कर लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। 1 आवर में हमेशा मेडिटेशन और योगा को देती थी, पॉजिटिव कोट्स पढ़ती थी और अपने फैमिली फ्रेंड से बात करती थी, और वो हमेशा मोटिवेट करते रहे मुझे, और ऐसे जर्नी ये कंप्लीट हुई मेरी। सो आपका सबसे मोटिवेशन पार्ट के तौर पे आपके फैमिली रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स हैं? जी सर। मैम ज़्यादातर ये भी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के साथ में कि जब वो पढ़ते हैं तो उस समय जो फैमिली के साथ में जो बाहर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताने देते हैं। लाइक कि आपका जब प्रीलिम्स हो जाता है तो और खास हम जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर वापस से वैकेंसी कोर्ट में अटकेगी, उसके बाद में वापस मेंस होगा, फिर अटकेगी। तो इस दौरान काफ़ी लोगों के ताने भी आते हैं कि आपको भी ये छोड़ देना चाहिए, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर दूसरे वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए। और एक हमारे ये ऑल ओवर हमारे जो इंडिया के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि वैकेंसी मतलब जॉब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है कि भले आप छोटी जॉब के अंदर होंगे तो भी आपको होगा। तो आपके साथ में भी क्या ऐसे इश्यू आए जब लोगों ने बोला हो कि आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए, किसी और के साइड जाना चाहिए? ये इशू कम नहीं, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा आए। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई इंसान आपको बोलता है कि कहाँ अटक गई है तू, इससे अच्छा कहीं और करती, इतना ध्यान या इतना टाइम किसी और चीज़ में देती तो शायद आगे बढ़ जाती। और दूसरा ये कि अच्छी फैमिली है, आपका हस्बैंड सेटल्ड है, तो क्या ज़रूरत है करने की, इतनी मारा मारी मान करने की। पर मेरे मन में था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, इसलिए मैं इसके लिए मतलब प्रयास करती रही और आज ये सक्सेस मिला। और हर ये नॉर्मल है, आपको डीमोटिवेशन होता है। इवन रिजल्ट से 2 दिन पहले ही मेरे कोई रिलेटिव आए थे, उन्होंने ही मुझे कुछ बोल दिया था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा इस बार। बट उन सब से उठकर आपको सोचना है और मेहनत करते जाना है। ये सब चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, ये लोग फिर आपके पास ही आएंगे। हाँ, वो यही बोलेंगे कि हाँ, मुझे तो पता ही था। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, जहाँ से भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आए उनसे दूर ही रहें, क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाले कम है, डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा है। तो आप जितना हो सके अपना सर्कल छोटा रखें और जो लोग आपको डिमोटिवेट करें उनसे दूरी बना के रखें। बहुत खूब मैम। एक मैं आपसे सवाल ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो उनके मन में एक सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी हैं और वे उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और साथ में जुड़े हुए भी हैं। तो क्या आपने इनके साथ में आप थे पे या फिर इनको आपने पूर्ण रूप से लीव कर दिया था? पूरी तरह से छोड़ दिया था इनको मैंने, क्योंकि अब आपका फोकस, आप ये सिविल सर्विसेज में ऐसा है कि आपको अगर अपना फोकस एक एरिया पे ही रखना है तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है एनीहाउ। कभी कोई कमेंट आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो मैंने इन सब से मतलब ऑफ ही ले लिया था सोशल मीडिया से। बस अपने ज़रूरत के लिए कुछ 3-4 फ्रेंड्स रखती थी, उनसे ही बात करती थी, फैमिली मेम्बर्स, बाकी लोगों से इतना मैं इंटरेक्ट भी नहीं करती थी उस टाइम। मैम आपने जैसे कि बताया आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर थे, लेकिन इस समय यूट्यूब है वो कि आपके लिए एक सोशल मीडिया के तौर पे एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन वो एजुकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम भी कर रहा है। और इस कोविड के टाइम में स्टूडेंट अपने घर पे हैं, तो इस समय आपको क्या यूट्यूब से कुछ हेल्प हुई थी या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस से ली थी? जी सर, काफ़ी हेल्प होती है, पर वही चीज़ है कि सोशल मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है कि मतलब आप इसका कैसे यूज़ करते हो। तो मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ें देखनी है, तो मैं वहीं तक लिमिट रखती थी कि हाँ मुझे ये चैनल देखना है न्यूज़ का, ये राज्यसभा टीवी देखना है या ये डिस्कशन देखना है वहाँ। अब ऐसा होता है कि आप ये एक होता दलदल सा है, आप एक बार एंटर करते हो तो आप स्क्रॉल करते जाते हो और उसमें आपका इतना टाइम वेस्ट होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप अपने मतलब एरियाज़ फिक्स कर रखें कि आपको मुझे ये चैनल देखना है, ये न्यूज़ देखना है, ये डिस्कशन देखना है, ये ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो हो जाता है। बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। वो बात तो है मैम। बाकी जब यूट्यूब के माध्यम से भी आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आपने ज़्यादातर आपका फोकस ऑफलाइन क्लासेस पे था या फिर ऑनलाइन क्लासेस पे था? सर मेरा जो स्ट्रेटजी में जो मेरे लिए काम किए कि मैं अपने रिसोर्सेज एक लिमिटेड ही रखती थी कि ये नहीं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, और उन रिसोर्सेज को लिमिटेड रख के उनका मल्टीपल टाइम रिविजन करती थी। और उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बहुत दिए, तो उससे मेरी प्रैक्टिस हुई है और
मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब कोविड था नहीं, तो ऑफलाइन कोचिंग्स बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगा रही थी, तो मैं वहाँ पर 2-3 इंस्टीट्यूशन के टेस्ट पेपर्स दे रही थी, जिससे क्या होता है कि आप उस एनवायरनमेंट जो होता है एग्ज़ाम का उसमें ढल जाते हो कि आपको 2 आवर्स 3 आवर्स में ये पेपर कंप्लीट करना है, और आपका एक टारगेट सेट हो जाता है कि इस संडे आपको टेस्ट देना है, ये सब्जेक्ट है, तो आप उस हिसाब से आपका जो स्टडी है उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टारगेट बेस्ड। ओके मैम, सो आपने जैसे कि मैम की स्ट्रेटजी से आपने जाना कि जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के अंदर जैसे यूट्यूब है, तो अगर आप इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। और रही बात अभी कोविड के टाइम में, तो आप अगर इसके दौरान काफ़ी ज़्यादा क्लासेज भी लगती है तो उसको आप देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कुछ पैरामीटर आपके फिक्स होने जरूरी हैं। अगर आपके पैरामीटर फिक्स नहीं है तो आप इसके अंदर इतने डीप चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटे से कब 10 घंटे हो गए। तो सो इसको आपको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। मैम आपको प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि जो राजस्थान का प्रीलिम्स है ये आरएस के लिए, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होते हैं और स्टैटिक्स का भी पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। और एक हमारे राजस्थान में ये भी दिक्कत है, जैसे कि अपन दिल्ली में वगैरह है या फिर किसी और स्टेट की बात करें तो उनके लिए एक अच्छा सा न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है। अब जैसे बात रहती है इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो अपने राजस्थान को इतना बेहतरीन तरीके से कवर नहीं करता, और बात रहती है द हिंदू की, तो वो सिर्फ दिल्ली को इतना ज़्यादा कवर करता है। और अपने राजस्थान में जो न्यूज़पेपर आते हैं तो उसमें देखें तो एडिटोरियल भी इतने ज़्यादा शानदार नहीं आते। तो इसको आपने किस हिसाब से कवर किया? सर लोकल तो राजस्थान पत्रिका और भास्कर जो है ये राजस्थान के, वो तो मैं फॉलो करती थी। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जनसत्ता हो गया, ये जो न्यूज़पेपर है उनको भी फॉलो करती थी। एडिटोरियल और बाकी ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, हर चैनल्स है काफ़ी जहाँ डिस्कशन होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो जो भी मटेरियल है, जो भी न्यूज़ इनमें है उसके बारे में आप सर्च करो, आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। और मैम आपके लिए प्रीलिम्स के लिए आपने कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंस और प्रीलिम्स की जब बात आती है तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। और इसके अंदर ये भी दिक्कतें रहती है कि मेंस के अंदर किसी भी टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ना है और वो प्रीलिम्स के अंदर फैक्ट को याद करना है। तो मैम आपने इस मामले को किस हिसाब से सेट किया, लाइक कि मेंस को और प्रीलिम्स को साथ में लेके किया, या फिर एक वो होता है कि हम शुरुआत में मेंस को कवर करेंगे, जब प्रीलिम्स आने वाला होगा उसके 3 महीने बाद में प्रीलिम्स को कवर करेंगे? नहीं सर, जैसे डेट आ जाती है उसके 1 महीने पहले मेरा फोकस्ड प्री में रहा। उससे पहले जो टॉपिक्स थे जो प्री और मेंस के कॉमन थे, मैं मेंस के हिसाब से ही पढ़ती जा रही थी, क्योंकि प्री फैक्चुअल है तो उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो वो आपका जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने कवर किया। उससे पहले मैं प्री और मेंस की कंबाइन ही स्टडीज़ कर रही थी। मैम मेंस के लिए आंसर राइटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपने मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आज के समय की बात है क्योंकि ये जो दौर है ये एडवर्टाइजमेंट का दौर काफ़ी ज़्यादा है, और जब स्टूडेंट इस दलदल में आने की कोशिश करता है मेंस के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इतने सारे एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, तो पहले दिन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं मेंस का आंसर लिखने की, और उनको ये कन्फ्यूज होता है कि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और वो आंसर लिखने जाते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो लिख नहीं पाते अच्छा सा आंसर। तो क्या आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरुआत में कर दी थी या फिर आपने कुछ सिलेबस कवर करने के बाद में की थी? नहीं सर, मैंने 1-2 बार सिलेबस अपना कवर किया, उसके बाद में जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स होते हैं साइट के एग्ज़ाम के, वो सब लाए, उसमें देखा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज़ दी, उनकी आंसर्स कीज़ देखी कि कैसे फ्रेमिंग करनी है आंसर्स की, उनसे काफ़ी सीखा। और आप जैसे मतलब 10-12 टेस्ट आप दे दोगे, आप में अपने आप वो डेवलप हो जाता है, बट ये है कि आप कंटिन्यू रहे उसमें, तो वो फ्रेमिंग आंसर्स की और वो सब हो जाती है मतलब। और मैम एक जो अभी मैं आपको अंतिम इस आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सवाल करने वाला हूँ कि इंटरव्यू को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि अभी क्या टाइम आ गया कि जैसे ही कोई इंटरव्यू होता है तो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल देते हैं, और स्टूडेंट के मन में जब शुरुआत में तैयारी करते तो उसी समय से उनके मन में डाउट आता है कि अभी से इंटरव्यू की तैयारी पहले करें, और ये ज़्यादातर नॉर्मल स्टूडेंट के मन में आता है। और मेरे चैनल के ऊपर करीब 8 से 9 के स्टूडेंट भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग सवाल कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी अभी से करनी है। तो मैम आपने इंटरव्यू के लिए किस हिसाब से प्रिपरेशन की? सर इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन नहीं होती, वहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो आपकी है वही उनको दिखती है, और वो लोग इतने एक्सपीरियंसड होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप रियल में ये है या फेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो आप अपने डेली रूटीन में डालते ही जाएं साथ साथ कि आपको कैसे बोलना है, क्या करना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, और एंड में तो जस्ट ये है कि जो आप हैं वो उनके सामने आप प्रस्तुत करें और ब्लफ ना करें, और इंटरव्यू से जस्ट पहले 3-4 मॉक दे दे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस माहौल में आप ढल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैम ये क्या ज़रूरी है क्या घर पे रहकर अपन प्रिपरेशन अपन उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मानना है कि वो घर से दूर रह के ही करेंगे, तो आपको इस मामले में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही है कि सर मैं घर पे ही रही हूँ, बस ये है कि आपको एक सेपरेट रूम मिल जाए,
आपको जो शांति भरा हो, और क्योंकि ये होता है कि इसमें डिमोटिवेट भी आप बहुत होते हैं, आपके मतलब मोरल डाउन हो जाता है, कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है कि होगा या नहीं होगा, तो आपके पास एक दो लोग होने चाहिए जिससे आप ये डिस्कस करें। तो जैसा जिसको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अकेले रह के भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका भी अच्छी रैंक के साथ हुआ है सिलेक्शन, तो जिसको जैसे बेटर लगे वो वैसे कर सकता है। ओके मैम, आपने आपका टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में आप वो न्यू स्टूडेंट जो कि भी तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो आरएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपन राजस्थान के अंदर ये दिक्कत रहती है कि वैकेंसी आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो जाता है। ये 2018 की वैकेंसी का रिजल्ट था, अब 2021 में शायद न्यू वैकेंसी आएगी। तो मैम उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी, जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए? बस यही कि मेरा भी ये सेकंड चांस में ही हुआ है सिलेक्शन, तो जो असफलता होती है या जो ये कभी कभी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने ऊपर विश्वास रखें, परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रखें, अपने फैमिली की सपोर्ट लेते रहे और डेडिकेशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल को इतना टाइम दिया आपका। स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी सीखने को मिला हो तो एक बार हमको लाइक करके बता दीजिएगा, और आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर अगर आप चैनल को विजिट करेंगे तो आप पाएंगे लगभग मैंने हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बता रखी हैं, साथ में ऑप्शनल के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब के साथ में। सो स्टूडेंट, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।